हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं आशुतोष एक बार फिर से आप सभी लोग का वेलकम करता हूं आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल लेक्चर ऑफ इंजीनियरिंग में। तो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग यूनिट 5 और आपका पूरा यूनिट 5 इसी लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। तो इससे पहले जो लोग नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, और जो लोग टेलीग्राम ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन हो तो उसका लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में, तो जा करके ज्वाइन हो जाइए। अगर आप लोग मेरा 1 से लेकर के 5 यूनिट तक देखते हो लेक्चर तो एक सिंगल क्वेश्चन क्लास से बाहर नहीं आएगा, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन बताता हूँ प्रीवियस ईयर प्लस एक्सपेक्टेड प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बीच से। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। अब यहाँ देखिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का प्रीवियस ईयर पेपर, एसडीएलसी मॉडल क्या होता है और यहाँ पे प्रोटोटाइप मॉडल क्या होता है, यानी कि एसडीएलसी मॉडल में प्रोटोटाइपिंग मॉडल क्या होता है, तो इन सभी के बारे में मैं आपको बता दिया हूँ। मैं केवल आपको दिखा रहा हूँ कि मैं जो बताता हूँ वो सारे क्वेश्चन होते हैं प्रीवियस ईयर और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, ताकि एक सिंगल क्वेश्चन हमारे क्लास से बाहर ना आए। अभी आप लोग देखें कि UPS का हुआ है एग्जाम, उससे एक सिंगल क्वेश्चन क्लास से बाहर नहीं आया था, सारा क्वेश्चन क्लास से ही था। अब यहाँ देखिए टॉप डाउन बॉटम डाउन अप्रोच क्या होता है आपका हो गया कंप्लीट। रिग्रेशन टेस्टिंग क्या होता है ये सब हो गया। सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस ये बताऊंगा आज आपको, ठीक। और इसके टाइप क्या क्या होते हैं, एक सेकंड, इसके टाइप क्या क्या होते हैं ये आपका है यूनिट 5 का, यूनिट 5 का। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए स्पाइरल मॉडल क्या होता है, ये भी आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ देखिए ये एसडीएलसी का नीड क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन आपको यहाँ पे केवल एक ही क्वेश्चन करना होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है उन्हीं ऑप्शन में से मेरा पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाएगा। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए क्वेश्चन कि यहाँ पे सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन क्या होता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, तो इन सभी के बारे में मैं आपको बता दिया हूँ, ठीक। अब यहाँ देखिए कपलिंग क्वेश्चन क्या होता है, इन सभी के बारे में आपको पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। सॉफ्टवेयर डिजाइन स्ट्रेटजीज क्या होती है, सारा का सारा आपका यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन और यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए यहाँ पूछा गया है कि हेलस्टीड सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स क्या होता है, तो इसके बारे में मैं आपको नहीं बताया हूँ, लेकिन इसमें से आपका जो ये दिया गया है कि यहाँ पे ब्लैक बॉक्स क्या होता है, वाइट बॉक्स क्या होता है। तो यहाँ देखिए जो आपका दिया गया 2 क्वेश्चन, इस दोनों क्वेश्चन में से आपको यहाँ पे केवल एक क्वेश्चन करना होता है। तो जो यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा उन्हीं एक क्वेश्चन में से मेरा क्वेश्चन, मेरा इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट विल बी कम इन योर सेमेस्टर। अब यहाँ देखिए रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, ये आपका है यूनिट 5 का, तो अभी बताऊँगा इसको, ठीक। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सारा चीज़। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। अब यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि यहाँ पे कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है, यानी कि CASC टूल क्या होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। अब यहाँ देखिए इसका उपयोग किया जाता है, यह डीएलसी के जितने सारे फेज होते हैं उन सभी फेज में सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यानी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस में कंप्यूटर का यूज किया जाता है। यानी कि यहाँ देखिए इट इज द डोमेन ऑफ द सॉफ्टवेयर टूल, ये क्या होता है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर टूल होता है जिसका उपयोग किया जाता है सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने के लिए और यहाँ पे सॉफ्टवेयर या फिर एप्लीकेशन को इंप्लीमेंट करने के लिए। इसकी सहायता से आप जो है सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को इंक्रीज या फिर इनहेंस कर सकते हो। और जो यहाँ पे आता है सॉफ्टवेयर, तो आपका सॉफ्टवेयर रहेगा डीबग फ्री, यानी कि यहाँ पे कोई भी एरर, कोई भी यहाँ पे डिफेक्ट, देखिए कोई भी यहाँ पे डिफेक्ट, कोई भी यहाँ पे एरर, कोई भी यहाँ पे थ्रेड नहीं रहेगा। और इसकी सहायता से आप सॉफ्टवेयर को मेंटेन कर सकते हो। यहाँ देखिए CASC टूल की सहायता से आप जो है सॉफ्टवेयर को डेवलप भी कर सकते हो और इसकी सहायता से सॉफ्टवेयर को मेंटेन भी कर सकते हो। इसकी सहायता से जो यहाँ पे क्वालिटी होती है सॉफ्टवेयर की, उसकी क्वालिटी को इंक्रीज कर सकते हो। और यहाँ देखिए आप इसकी सहायता से कम ही कास्ट में, यानी कि कम ही कास्ट में सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हो। यानी कि ये आपको क्या होता है, इसकी सहायता से जो आपका होता है सॉफ्टवेयर ये बनाता है कास्ट इफेक्टिव, यानी कि अंडर बजट आप जो है अंडर बजट सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हो। इसकी सहायता से जो आपका यहाँ पे कास्ट, जो आपका यहाँ पे समय है बहुत यहाँ पे कम लगेगा। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए CASC टूल क्या होता है, जितने सारे आप होते हैं सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन
मतलब जितने सारे यहाँ पे सॉफ्टवेयर टूल होते हैं उसका क्या होता है, एक प्रकार का सेट होता है और यह डीएलसी के सभी फेज में इसका उपयोग किया जाता है। यानी कि ये आपका होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, इसके जितने सारे होते हैं फेज या फिर स्टेज होते हैं उन सभी स्टेज में फेज में CASC टूल का उपयोग किया जाता है, ताकि आप यहाँ पे सॉफ्टवेयर को डिजाइन कर सको, सॉफ्टवेयर को एनालाइज कर सको, सॉफ्टवेयर को डिजाइन कर सको। और यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल, डेटा मैनेजमेंट टूल और यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन टूल, इन सभी में CASC का टूल किया जाता है। और इसकी सहायता से आप यहाँ पे कम ही कॉस्ट में सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हो। आप इसकी सहायता से जो यहाँ होती है सॉफ्टवेयर होती है उसकी क्वालिटी को आप यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हो। ठीक, अब आगे देखिए, और यहाँ देखिए थोड़ा सा कि यहाँ पे CASC टूल का उपयोग किया जाता है सॉफ्टवेयर के प्रोजेक्ट मैनेजर के द्वारा और यहाँ पे एनालिस्ट के द्वारा और यहाँ जो इंजीनियर होते हैं उनके द्वारा CASC टूल का यूज किया जाता है। अब यहाँ देखिए अगला पॉइंट आप लिखेंगे कि यहाँ पे CASC टूल, मैंने क्या बताया कि CASC टूल का उपयोग किया जाता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के जितने सारे फेज होते हैं उनके फेज में CASC टूल का उपयोग किया जाता है। तो जैसे कि आपका हो गया प्लानिंग एंड दी रिक्वायरमेंट फेज, इसमें आप यहाँ पे CASC टूल का उपयोग करते हो, जिससे कि आपका हो गया फ्लो चार्ट मेकर हो गया, क्रिएटिव प्रो ऑफिस हो गया, बेस कैंप हो गया। तो सारी चीज़ें क्या है, एक प्रकार के CASC टूल हैं जिसका उपयोग किया जाता है सॉफ्टवेयर को डेवलपमेंट करने के लिए। अब यहाँ देखिए दूसरा आपका फेज है कि यहाँ पे डिजाइन फेज है, जिसमें हम लोग यहाँ पे UML और यहाँ पे एनिमेटेड सॉफ्टवेयर डिजाइन का प्रयोग करते हैं। जब मैं आपको बताया था UPS, तो उसमें बताया था आपको कि जब हम लोग सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं ब्लूप्रिंट और इसकी सहायता से हम लोग सॉफ्टवेयर को यहाँ पे डेवलप करते हैं। तो जहाँ होता है UML देता है क्या, ब्लूप्रिंट। यानी कि UML क्या होता है, एक प्रकार का टूल होता है, एक प्रकार का CASC टूल होता है। अब यहाँ देखिए टेस्टिंग फेज में, कोडिंग फेज में आपके यहाँ हो गया C स्कोप और यहाँ पे इस Eclipse हो गया, आपका हो गया टेस्टिंग हो गया। अब डिस्ट्रीब्यूट टेस्टिंग में आप यहाँ पे CST टूल का उपयोग करते हो, जैसे कि आप हो गया सेलेनियम हो गया और यहाँ पे क्यूकम्बर हो गया। ठीक, वेब डेवलपमेंट टूल जैसे कि आप हो गया फोंटेलो हो गया, एडोबे हो गया, एडोबे एज इंस्पेक्ट हो गया, फाउंडेशन 3 हो गया। और यहाँ देखिए क्वालिटी में आपका यहाँ हो गया क्वालिटी एश्योरेंस में आपका सॉफ्ट टेस्ट और यहाँ पे एप्स वॉच हो गया। और यहाँ देखिए मेंटेनेंस में आपका मोजिला फॉर द डिफेक्ट ट्रैकिंग ESP क्वालिटी सेंटर। सो दीज आर दी केस टूल, जो कि यहाँ पे DLC के फेज में इसका उपयोग किया जाता है, ताकि आप यहाँ पे आसान तरीके से सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सको। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए कंपोनेंट ऑफ द CASC टूल। तो कंपोनेंट ऑफ द CASC टूल में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे रिक्वायरमेंट टूल होता है सेंट्रल रिपोजिटरी। अब क्या करता है, यह जो सर्व करता है किसको, सोर्स ऑफ द कॉमन इंटीग्रेटेड और यहाँ पे कंसिस्टेंट इन्फॉर्मेशन को। यह जो है स्टोरेज का सेंट्रल प्लेस होता है और सॉफ्टवेयर को, प्रोडक्ट को स्पेसिफिकेशन करने के लिए, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट को और यहाँ पे इससे रिलेटेड यहाँ पे रिपोर्ट होता है, यहाँ पे डायग्राम होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्या होती हैं, स्टोर होती हैं। अब यहाँ देखिए सेंट्रल रिपोजिटरी क्या करता है, सर्व करता है किसको, डेटा डिक्शनरी को। अब यहाँ देखिए प्लानिंग, एनालिसिस, डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग और यहाँ पे मेंटेनेंस यानी कि PAD और यहाँ पे ITM। ये क्या होता है, इसका ट्रिक होता है P से आपका हो गया प्लानिंग, एनालिसिस हो गया, डिजाइन हो गया, इम्प्लीमेंटेशन हो गया, टेस्टिंग हो गया, मेंटेनेंस हो गया। अब प्लानिंग से लेकर के डिजाइन तक ये आपका होता है अपर केस। यहाँ देखिए ये आपका होता है अपर केस और यहाँ से इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग, मेंटेनेंस यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये आपका होता है लोअर केस। अब इन दोनों को मिला करके बनाया जाता है किसको, इंटीग्रेटेड केस। यानी कि जहाँ होता है इंटीग्रेटेड केस होता है, यह जो है इंटीग्रेट होता है किसका, अपर केस का और यहाँ पे लोअर केस का। अब यहाँ देखिए अपर केस में आते हैं ये तीनों चीज़ और यहाँ पे लोअर केस में आता है इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग, मेंटेनेंस और यहाँ पे इंटीग्रेटेड में सब आता है टोटल। तो ये आपका हो गया कंपोनेंट ऑफ दी CASC टूल। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन आपको दिया गया कि यहाँ पर रिस्क क्या होता है और यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है। तो यहाँ देखिए यहाँ होता है रिस्क, तो रिस्क क्या होता है, एक प्रकार का प्रॉब्लम होता है। अगर यहाँ पर रिस्क होगी तो आपका जो प्रोजेक्ट है, जो आपका यहाँ पे सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर यहाँ क्या हो जाएगी, यहाँ पे क्रैश हो जाएगी। यानी कि इसमें जितने सारे होते हैं इन्फॉर्मेशन जो आपने यहाँ पे प्रोजेक्ट को बनाया है, ये सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लॉस हो जाएगा, यहाँ पे थ्रेट हो जाएगा। अगर यहाँ पे रिस्क आती है रिस्क, तो अगर आप यहाँ पे रिस्क को इम्प्रूव करते हो तो इससे क्या होगा, जो आपका यहाँ पे कास्ट है, कास्ट बहुत ही ज़्यादा लगेगा और जो आपका टाइम शेड्यूल है वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लगेगी। तो यहाँ देखिए जो यहाँ होता है रिस्क क्या होता है, एक प्रकार का प्रॉब्लम होता है। देखिए टुमारो प्रॉब्लम, आज के लिए क्या होता है, रिस्क होता है। ठीक, अब यहाँ देखिए दिस पोटेंशियल इशू माइट हार्म कास्ट, यानी कि अगर यहाँ पे रिस्क आएगी तो आपका बहुत ही ज़्यादा कास्ट लगेगा। यानी कि जो आपका यहाँ पे प्रोजेक्ट है
इसकी जो प्राइस होगी, इसकी जो कास्ट होगी, बहुत ही ज़्यादा लगेगी। देखिए अब यहाँ दिया गया है कि यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है। तो इसकी सहायता से ये देखता है कि यहाँ प्रॉब्लम कहाँ पे है, कहाँ पे एड्रेस है। तो जो है रिस्क मैनेजमेंट की सहायता से यहाँ पे रिस्क को मैनेज किया जाता है। रिस्क कहाँ पे है, प्रॉब्लम कहाँ पे है, उसको जो है एड्रेस करता है। तो इसे बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट बोलते हैं। ठीक, तो ये आपका हो गया रिस्क और यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट हो गया। अब आगे देखिए, अगर देखिए सॉफ्टवेयर रिस्क क्या होता है और यहाँ पे सॉफ्टवेयर रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है। तो मैं अभी बताया हूँ आपको कि यहाँ पे रिस्क क्या होता है, रिस्क क्या होता है। तो रिस्क क्या होता है, एक प्रकार का प्रॉब्लम होता है और इस रिस्क को, इस प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट के द्वारा, यहाँ जो होता है रिस्क मैनेजमेंट के द्वारा इसको मैनेज किया जाता है, इस रिस्क को यहाँ पे रिड्यूस किया जाता है। यहाँ देखिए रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, रिस्क को यहाँ पे डिफेक्ट होता है उसको जो है आइडेंटिफाई करता है और यहाँ पे आइडेंटिफाई करने के बाद ये जो यहाँ पे रिस्क होती है इसको या जो है मैनेज करता है या फिर रिड्यूस करता है। तो उसे बोला जाता है रिस्क मैनेजमेंट। आपका जो प्रॉब्लम है, आपको जो यहाँ पे रिस्क है, वो रिस्क कहाँ पे है, कहाँ पे एक्सेस है, कहाँ पे एड्रेस है, इसके बारे में बताता है रिस्क मैनेजमेंट। अब यहाँ देखिए रिस्क मैनेजमेंट में होते हैं दो स्टेप। पहला आपका होता है रिस्क असेसमेंट और दूसरा आपका होता है रिस्क कंट्रोल होता है। अब यहाँ देखिए आगे, अब यहाँ देखिए रिस्क मैनेजमेंट के होते हैं दो स्टेप। पहला आपका होता है रिस्क असेसमेंट और दूसरा आपका होता है रिस्क कंट्रोल होता है। अब यहाँ देखिए रिस्क असेसमेंट में आपका होता है रिस्क आइडेंटिफिकेशन, दूसरा आपका होता है रिस्क एनालाइज करना और यहाँ तीसरा आपका होता है रिस्क प्रायोरिटाइज करना। अब यहाँ देखिए रिस्क कंट्रोल में आपका होता है रिस्क को प्लानिंग करना, रिस्क को मिटिगेशन करना और यहाँ पे रिस्क को मॉनिटरिंग करना, रिस्क को यहाँ पे चेक करना और चेक करने के बाद आप यहाँ पे उस रिस्क को मैनेज करोगे, उस रिस्क को आप यहाँ पे कंट्रोल करते हो। तो यहाँ पे रिस्क कंट्रोल में आपका आता है रिस्क प्लानिंग, रिस्क मिटिगेशन, रिस्क मॉनिटरिंग और यहाँ पे रिस्क रिजोल्यूशन होता है। अब यहाँ देखिए रिस्क असेसमेंट में पहला आपका है आइडेंटिफिकेशन। यहाँ देखिए पहला आपका है रिस्क आइडेंटिफिकेशन। तो यहाँ देखिए रिस्क आइडेंटिफिकेशन किसमें आता है, रिस्क असेसमेंट में आता है, रिस्क असेसमेंट में आता है। तो रिस्क आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है, जब हम लोग सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं, जब हम लोग यहाँ पे सॉफ्टवेयर को, यहाँ पे सॉफ्टवेयर का होता है प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि उसमें यहाँ पे क्या क्या थ्रेड, क्या क्या प्रॉब्लम, क्या क्या यहाँ पे रिस्क आ सकती है, यानी कि हम लोग यहाँ पे उसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो यह क्या होता है, एक प्रकार का सिस्टमैटिक वे होता है जिसके द्वारा आप यहाँ पे डिफेक्ट को, आप यहाँ पे रिस्क को एनालाइज करते हो, आइडेंटिफिकेशन करते हो कि यहाँ पे कहाँ पे रिस्क आ सकती है, कहाँ पे रिस्क है। तो आपका हो गया रिस्क आइडेंटिफिकेशन। अब आगे देखिए, यहाँ देखिए जो आपका पहला दिया गया है रिस्क आइडेंटिफिकेशन, इसमें क्या होता है, इसमें होता है एक प्रकार का प्रोसेस लिस्ट होता है, प्रोसेस लिस्ट होता है। इस प्रोसेस लिस्ट में यहाँ पे जितने सारे यहाँ पे रिस्क हैं, जितने सारे यहाँ पे डिफेक्ट हैं, जितने सारे यहाँ पे थ्रेड हैं, उनको यहाँ पे आइडेंटिफाई किया जाता है। अब यहाँ पे रिस्क आइडेंटिफिकेशन में ये आपका होता है, रिस्क आइडेंटिफिकेशन में यहाँ होते हैं तीन प्रकार के फेज होते हैं। पहला आपका होता है आईएनटी रिस्क स्टेज होता है, दूसरा आपका होता है डिफाइन रिस्क एट्रीब्यूट, तीसरा डॉक्यूमेंट है, चौथा आपका है कम्युनिकेट। अब यहाँ देखिए दूसरा आपका है रिस्क एनालाइज। रिस्क एनालाइज देखिए, रिस्क एनालाइज किसमें आता है, रिस्क असेसमेंट के अंदर आता है। अब यहाँ देखिए जब हम लोग यहाँ पे रिस्क को, डिफेक्ट को यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो इसको हम लोग यहाँ पे भिन्न भिन्न क्राइटेरिया के द्वारा इसको हम लोग यहाँ पे एनालाइज करते हैं। तो क्या होता है, एक प्रकार का ये होता है एनालाइज करना, मतलब जो यहाँ पे रिस्क आती है, जो यहाँ पे डिफेक्ट आता है, जो यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, उसको हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट क्राइटेरिया के द्वारा हम लोग यहाँ पे इसको एनालाइज करते हैं। और एनालाइज करने के बाद हम उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं। जो यहाँ पे आता है डिफेक्ट आता है, जहाँ पे प्रॉब्लम आता है, उस प्रॉब्लम को हम लोग यहाँ पे एनालाइज करके उसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अब आगे देखिए द मेन एक्टिविटीज इन दिस फेज, इसमें क्या होती है, द ग्रुप ऑफ द सिमिलर रिस्क, डिटरमाइन रिस्क ड्राइवर, डिटरमाइन सोर्स ऑफ द रिस्क, एस्टिमेट रिस्क एक्सपोजर और यहाँ पे इवेलुएट अगेंस्ट क्राइटेरिया, यानी कि डिफरेंट क्राइटेरिया के द्वारा हम लोग यहाँ पे रिस्क को एनालाइज करते हैं, रिस्क को डिटरमाइन करते हैं। अब आगे देखिए, तीसरा आपका है रिस्क प्रायोरिटाइजेशन। ये क्या होता है, इसकी सहायता से जो आपका होता है प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट जहाँ पे जितने सारे आप होती है रिस्क होती हैं, उस रिस्क को यहाँ पे फोकस करता है। यानी कि रिस्क प्रायोरिटाइजेशन के द्वारा प्रोजेक्ट में जितनी सारे यहाँ पे आते हैं रिस्क आती है, उन सभी रिस्क को क्या करता है, फोकस करता है बाय एक्सेसिंग द रिस्क एक्सपोजर। इसकी सहायता से यहाँ पे डिफेक्ट आती है, जो यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, उस प्रॉब्लम को क्या करता है, फोकस करता है। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए दूसरा आपका है रिस्क कंट्रोल। इसकी सहायता से रिस्क को, डिफेक्ट को कंट्रोल किया जाता है। अब रिस्क कंट्रोल में आते हैं, पहला आपका है रिस्क प्लानिंग।
तो इसकी सहायता से जो यहाँ पे डिफेक्ट आता है, जो यहाँ पे रिस्क आता है, उसको यहाँ पे आइडेंटिफाई किया जाता है, उसको यहाँ पे आइडेंटिफाई करके उसको यहाँ पे रिड्यूस किया जाता है। अब यहाँ देखिए रिस्क प्लानिंग में यहाँ पे आते हैं 3 प्रकार की कैटेगरी। पहला आपका होता है रिस्क अवॉइडेंस, यानी कि रिस्क को यहाँ पे अवॉइड करना। दूसरा आपका होता है रिस्क मिनिमाइज, यानी कि यहाँ पे रिस्क को मिनिमाइज करना। और यहाँ पे तीसरा आपका होता है रिस्क कॉन्टिजेंसी प्लान होता है। और बी वाला लिखिए रिस्क मिटिगेशन, ये भी आपका आता है रिस्क कंट्रोल के अंदर आता है। अब यहाँ देखिए रिस्क मिटिगेशन क्या होता है, एक प्रकार का यह भी प्लान होता है और इसकी सहायता से यहाँ पे हाईएस्ट रिस्क आती हैं उसको यहाँ पे मिनिमाइज किया जाता है। देखिए इसकी सहायता से हाईएस्ट रिस्क को, हाईएस्ट यहाँ पे डिफेक्ट आता है, जो यहाँ पे थ्रेट आता है, उसको यहाँ पे मिटिगेट करके यहाँ पे इसको रिड्यूस किया जाता है। अब आगे देखिए, आगे आपका है रिस्क रिजोल्यूशन होता है। तो इसकी सहायता से जो यहाँ पे बड़ी बड़ी रिस्क आती है उसके साथ डील करके उसको यहाँ पे रिजॉल्व किया जाता है, मतलब यहाँ पे ठीक किया जाता है, सॉल्व किया जाता है। यहाँ देखिए इफ द रिस्क इज एट वॉच लिस्ट, यानी कि अगर यहाँ पे रिस्क होती है, अगर यहाँ पे वॉच लिस्ट में है तो उसको यहाँ पे क्या किया जाता है, उसको रिजॉल्व किया जाता है। रिस्क रिजोल्यूशन में उसको यहाँ पे रिजॉल्व किया जाता है। यहाँ देखिए यहाँ जो होता है प्रोजेक्ट मैनेजर, यह प्रोजेक्ट मैनेजर यहाँ क्या करता है, रिपोर्ट करता है। और रिपोर्ट करने के बाद यहाँ पे होता है वॉच लिस्ट, इसमें जो यहाँ पे डिफेक्ट आता है, जिसमें प्रॉब्लम आती है, जो यहाँ पे रिस्क आती है, उस रिस्क को यहाँ पे रिजॉल्व किया जाता है बाय दी रिस्क रिजोल्यूशन के द्वारा। अब यहाँ देखिए चौथा आपका होता है रिस्क मॉनिटरिंग होता है। अब यहाँ देखिए जहाँ दिया गया मॉनिटरिंग दिया गया है, इसका मतलब होता है चेक करना, निगरानी करना होता है या फिर चेक करना। तो कहाँ कहाँ पे रिस्क है, कहाँ कहाँ फेज में, कहाँ कहाँ पे कंडीशन में, किस किस स्टेटमेंट में यहाँ पे आ सकता है रिस्क, तो क्या करता है इसके द्वारा हम लोग यहाँ पे मॉनिटरिंग करते हैं और ताकि यहाँ पे रिस्क को वहाँ पे आइडेंटिफाई करके उसको यहाँ पे चेंज किया जाए। तो ये सभी आपके आते हैं किसमें, रिस्क कंट्रोल में आते हैं। अब यहाँ देखिए रिस्क मैनेजमेंट, तो इसमें क्या होता है रिस्क असेसमेंट और यहाँ पे रिस्क कंट्रोल। तो इन सभी के बारे में मैं आपको बता दिया। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यहाँ पे सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग क्या होता है। तो इसकी सहायता से जब यहाँ पे सिस्टम बन जाता है तो इसकी सहायता से आप यहाँ पे सॉफ्टवेयर को, एप्लीकेशन को आप यहाँ पे अपडेट करते हो, यानी कि चेंज करते हो, यानी आप यहाँ पे कोई नया कोड या फिर यहाँ पे न्यू फीचर या फिर आप यहाँ पे न्यू फंक्शन ऐड करते हो। यानी कि यहाँ पे कोड को यहाँ पे ऐड करके, किसी फंक्शन को, किसी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन को ऐड करके आप सिस्टम को यहाँ पे क्या करते हो, अपडेट करते हो। अब इसकी सहायता से क्या होता है, यहाँ पे होता है प्रोडक्ट की क्वालिटी, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। यहाँ पे सिस्टम होता है, जहाँ पे सॉफ्टवेयर होता है, इसकी क्वालिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। किसके द्वारा, सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग के द्वारा। सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग को बोला जाता है क्या, रिवर्स इंजीनियरिंग भी बोला जाता है। और इसकी सहायता से यहाँ पे सॉफ्टवेयर होता है, जहाँ पे होता है प्रोडक्ट होता है, उसको आप यहाँ पे एनालाइज करते हो, डिजाइन करते हो या फिर मॉडिफाई करते हो। और इसकी सहायता से यहाँ पे होती है सिस्टम होती है, जहाँ पे एप्लीकेशन होता है या फिर जो आपका सॉफ्टवेयर होता है, उसकी क्वालिटी को आप यहाँ पे इन्हेंस करते हो। ठीक, तो आप कहोगे सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग हो गया। और यहाँ देखिए इसकी सहायता से जो यहाँ पे आती है रिस्क, जो यहाँ पे सिस्टम में, सॉफ्टवेयर में, एप्लीकेशन में यहाँ पे रिस्क आती है, तो इसकी सहायता से आप यहाँ पे अपडेट करके, आप यहाँ पे एक न्यू कोड को यहाँ पे ऐड करके यहाँ पे रिस्क आती है, इस रिस्क को आप यहाँ पे कम करते हो, यानी कि रिड्यूस करते हो। तो क्या होता है, ये हमारा होता है सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग। अब इसमें होते हैं कई प्रकार की टेक्नोलॉजी होती हैं जिसकी सहायता से रिस्क को कम कर सकते हो और यहाँ पे न्यू फीचर को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग के क्या क्या होते हैं स्टेप, जिसके द्वारा इसका होता है प्रोसेस होता है। तो पहला इसका होता है प्लानिंग, जिसमें हम लोग यहाँ पे सॉफ्टवेयर के, एप्लीकेशन का यहाँ पे होता है सिस्टम होता है, इसमें हम लोग यहाँ प्लानिंग करते हैं कि सिस्टम का, सॉफ्टवेयर का यहाँ पे क्या क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है, क्या क्या यहाँ पे गोल हो सकता है। ठीक, और यहाँ पे दूसरा आपका होता है एनालाइज, यानी कि सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, सॉफ्टवेयर को यहाँ पे मेंटेन करने के लिए, सॉफ्टवेयर को यहाँ पे डेवलप करने के लिए क्या क्या हो सकती है, रिक्वायरमेंट हो सकती है, क्या क्या यहाँ पे रिक्वायरमेंट हो सकती है, और यहाँ पे क्या क्या यहाँ पे आगे आ सकता है, रिस्क आ सकता है। तो इन सभी के बारे में हम लोग यहाँ पे एनालाइज करते हैं। अब यहाँ देखिए एनालाइज की फेज में हमने यहाँ पे रिक्वायरमेंट देखा, यानी कि किसी सिस्टम को डेवलप करने के लिए क्या क्या होता है फंक्शनल रिक्वायरमेंट, क्या क्या होता है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे डिजाइन की फेज में इन्हीं रिक्वायरमेंट को हम लोग यहाँ पे गैदर करते हैं, इकट्ठा करते हैं, और यहाँ पे इकट्ठा करने के बाद हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाता है। और यहाँ पे देखिए इंप्लीमेंट कैसे होता है, आप यहाँ पे जो यहाँ पे होता है सिस्टम होता है, जहाँ पे सॉफ्टवेयर होता है, जहाँ पे एप्लीकेशन होता है, इसमें हम लोग यहाँ पे न्यू फीचर को ऐड करते हैं। मैंने क्या बताया, जो आपका होता है सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग, आपका जो यहाँ पे सिस्टम होता है वो सिस्टम में न्यू फीचर को ऐड करता है। तो यहाँ पे डिजाइन करने के बाद हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं, और इम्प्लीमेंट करने के बाद जो आपका होता है टेस्टिंग, यानी कि जो हमारा यहाँ पे सिस्टम था, जो आपका यहाँ पे गोल था, क्या उसका फंक्शन काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है,
यानी कि जिस टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम लोग यहाँ पे सिस्टम को बनाए हैं, क्या उस टास्क को परफॉर्म कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, तो आपका होता है टेस्टिंग होता है। और टेस्टिंग होने के बाद आप यहाँ पे डिप्लॉयमेंट कर देते हो, यानी कि यहाँ होता है कस्टमर होता है, इस कस्टमर को आप यहाँ पे दे देते हो, डिप्लॉय कर देते हो। तो ये आपका हो गया स्टेप ऑफ द सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए मैंने क्या बताया कि जिसमें होते स्टेप होते हैं, और जो आपने यहाँ पे सिस्टम को सॉफ्टवेयर को आपने यहाँ पे डिप्लॉय किया, तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग होते हैं, क्या होते हैं, टेक्नोलॉजी होती है, जिसकी सहायता से आप यहाँ पे सिस्टम को या फिर सॉफ्टवेयर को आप यहाँ पे अपडेट करते हो और यहाँ पे न्यू फीचर को आप यहाँ पे ऐड करते हो। तो यहाँ देखिए पहला आपका होता है इंप्रूविंग सॉफ्टवेयर क्वालिटी, यानी कि सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को यहाँ पे इंप्रूव किया जाता है, किसके द्वारा, यहाँ पे न्यू कोड को या फिर न्यू इन्फॉर्मेशन को आप यहाँ पे ऐड करते हो, उसकी सहायता से आप यहाँ पे उसको इंप्रूव करते हो। ठीक, और जो आप क्वालिटी होती है उसकी क्वालिटी को आप यहाँ पे इनहेंस करते हो या फिर इंक्रीज करते हो। और दूसरा आपका होता है अपडेट टेक्नोलॉजी, यानी कि जब आपका पूरा सिस्टम बन जाता है तो उसके पूरे सिस्टम को आप यहाँ पे अपडेट करते हो और यहाँ पे इसकी सहायता से आप यहाँ पे डेवलप करते हो, टेस्ट करते हो और यहाँ पे सिस्टम को डिप्लॉयमेंट कर देते हो। अब यहाँ देखिए तीसरा आपका होता है इनहेंस फंक्शनलिटी, यानी कि जो आप इसका फंक्शन है उसके फंक्शन को आप यहाँ पे इनहेंस करते हो। कैसे, जब आप यहाँ पे सिस्टम को अपडेट करोगे और अपडेट करने के बाद आप यहाँ पे न्यू फीचर डालोगे, न्यू फीचर, न्यू कोड, न्यू इन्फॉर्मेशन, जब आप यहाँ पे इसको ऐड करोगे यानी कि इसका जो फंक्शन होगा वो फंक्शन यहाँ पे इनहेंस हो जाएगा। अब यहाँ देखिए चौथा आपका होता है रीसॉल्विंग इशू। मैंने क्या बताया था कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का प्रयोग किया जाता है, सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग का प्रयोग किया जाता है रिस्क को कम करने के लिए। रिस्क जो यहाँ पे आता है, डिफेक्ट आता है, उसको यहाँ पे कम करने के लिए, यानी यहाँ पे इशू आते हैं, इस इशू को यहाँ पे सॉल्व करते हो, रिजॉल्व करते हो। तो आपका हो गया सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग हो गया। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन आपका है कि यहाँ पे सॉफ्टवेयर रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होता है, सॉफ्टवेयर रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होता है। तो इसकी सहायता से आप यहाँ पे सिस्टम को, सॉफ्टवेयर को, एप्लीकेशन को आप यहाँ पे रिकवर करते हो, यानी कि आप यहाँ पे चेक करते हो कि मैं जिस टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो सिस्टम बना रहा हूँ, जो यहाँ पे एप्लीकेशन बना रहा हूँ, जो यहाँ पे सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ, क्या वो सॉफ्टवेयर बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है, यानी कि व्हाट गोज इनटू द मेकिंग, यानी कि आप क्या बनाने जा रहे हो, इसके बारे में आप यहाँ पे चेक करते हो, देखते हो। तो इसका उपयोग किया जाता है सिस्टम को रिकवर करने के लिए, सिस्टम को, यहाँ देखिए सिस्टम को रिकवर करने के लिए। अब जो यहाँ होता है सिस्टम का रिकवर होता है, ये होता है सोर्स कोड पे होता है, यहाँ पे सोर्स कोड पे होता है, कौन, रिवर्स इंजीनियरिंग होता है। देखिए द पर्पज ऑफ द रिवर्स इंजीनियरिंग इज टू फैसिलिटेट द मेंटेनेंस वर्क बाय द इंप्रूविंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिस्टम एंड द प्रोड्यूसिंग द नेसेसरी डॉक्यूमेंट ऑफ द लेगेसी सिस्टम। और यह जो है बिल्डअप करता है किसको, एक प्रोग्राम डेटाबेस एंड जनरेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस। ये आपका हो गया सॉफ्टवेयर रिवर्स इंजीनियरिंग हो गया, और यह जो क्या करता है, रिकवर करता है। अब देखिए रिवर्स इंजीनियरिंग का गोल होता है कि यहाँ पे कोप विद द कॉम्प्लेक्सिटी होता है। दूसरा आपका होता है रिकवर द लॉस्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक। और यहाँ देखिए डिटेक्ट द साइड इफेक्ट, यहाँ पे साइड इफेक्ट आता है उसको जो है ये डिटेक्ट करता है। तीसरा आपका होता है सिंथेसिस हायर एक्सट्रैक्शन, ठीक। और यहाँ पे चौथा आपका होता है फैसिलिटेट रीयूज, यानी कि आप यहाँ पे एक ही चीज़ को आप यहाँ पे रीयूज कर सकते हो। तो ये आपका हो गया सॉफ्टवेयर रिवर्स इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर रिवर्स इंजीनियरिंग होता है। इसका उपयोग किया जाता है किसके लिए, सोर्स कोड पे सिस्टम को रिकवर करने के लिए। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन, अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया कि यहाँ पे सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस क्या होता है और इसके टाइप क्या होते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए। अभी आपने प्रीवियस पेपर देखा तो उसमें आया हुआ था कि यहाँ पे सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस क्या होता है और इसके टाइप क्या होते हैं। तो क्या होता है, एक प्रकार का यह प्रोसेस होता है जिसके द्वारा आप यहाँ पे सॉफ्टवेयर को, एप्लीकेशन को आप यहाँ पे मॉडिफाई करते हो, अपडेट करते हो, यानी कि कस्टमर को डिलीवर करने से पहले आप यहाँ पे सिस्टम को, एप्लीकेशन को मॉडिफाई या फिर अपडेट करते हो, तब इसके बाद आप यहाँ पे कस्टमर को डिलीवर करते हो, ताकि यहाँ पे कोई भी बग ना रहे। और आप यहाँ पे जब यहाँ पे आता है बग आता है, जब यहाँ पे रिस्क आता है, तब आप यहाँ क्या करते हो, अपडेट करके यहाँ पे बग आता है, जहाँ पे रिस्क आता है, जहाँ पे थ्रेड आता है, आप उसको यहाँ पे रिमूव करते हो, ताकि यहाँ क्या हो, यहाँ पे डीबग फ्री हो, और यहाँ पे डिफेक्ट फ्री हो, यहाँ पे कोई भी एरर ना हो। तब इसके बाद आप यहाँ पे कस्टमर को डिलीवर करते हो। अब यहाँ देखिए जो आपका यहाँ होता है मेंटेनेंस होता है, मेंटेनेंस ये क्या होता है, ये एसडीएलसी का कोर बॉडी होता है, ये एसडीएलसी का कोर बॉडी होता है, यानी कि एसडीएलसी जितने सारे आप फेज, ये एसडीएलसी के जितने सारे फेज होते हैं उन सभी फेज में आप यहाँ पे मेंटेनेंस का प्रयोग करते हो, ताकि यहाँ पे कोई भी डिबग ना आए, कोई भी यहाँ पे बग ना आए, कोई भी यहाँ पे डिफेक्ट ना आए, कोई भी यहाँ पे रिस्क ना आए और थ्रेड ना आए। तो आप कहोगे मेंटेनेंस हो गया, ठीक। तो आप कहोगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मेंटेनेंस। अब यहाँ देखिए यहाँ दिया गया है कि यहाँ पे सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस का यहाँ पे गोल होता है कि यहाँ पे सॉफ्टवेयर सिस्टम को करेक्ट किया जाए और यहाँ पे उसको सिक्योर बनाया जाए, ताकि यहाँ पे कोई भी एरर ना रहे,
कोई भी यहाँ पे डिफेक्ट ना रहे, कोई भी यहाँ पे रिस्क ना रहे, तो इसका गोल होता है। अब यहाँ देखिए सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस का यहाँ पे टाइप क्या है। अब यहाँ देखिए सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस का टाइप, तो इसका पहला टाइप है करेक्टिव मेंटेनेंस। इसमें क्या होता है, सॉफ्टवेयर सिस्टम में जहाँ पे एरर होता है, जहाँ बग होता है, ये दोनों यहाँ फिक्स होते हैं। अब पैचिंग क्या होता है, इसकी सहायता से जो यहाँ पे इम्पैक्ट आता है वो इम्पैक्ट यहाँ पे होता है लैक होता है, यानी कि पैचिंग इज डन फॉर द करेक्टिव मेंटेनेंस बट इट गिव्स राइज टू अनफॉर्सिन फ्यूचर एरर। यहाँ पे होता है फ्यूचर एरर, क्या करता है उसको ये डिटेक्ट करता है। एंड पैचिंग द इमरजेंसी फिक्स इंप्लीमेंटेड मेनली ड्यू टू द प्रेशर फ्रॉम मैनेजमेंट। अब देखिए दूसरा आपका होता है एडाप्टिव मेंटेनेंस। ये क्या होता है, इस प्रकार से इसको यहाँ पे अपडेट किया जाता है ताकि ये सभी के लिए यहाँ पे एक्सेप्टेबल या फिर एडाप्टेबल हो। इसका मतलब क्या होता है कि जिस प्रकार से यहाँ पे आप सॉफ्टवेयर में या फिर आप यहाँ पे हार्डवेयर में चेंज करते हो ताकि सभी के लिए क्या होता है, एडाप्ट होता है। जिस प्रकार से यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिसी होती है, बिजनेस रूल होता है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, यानी यहाँ पे हम लोग चेंज करते हैं, अपडेट करते हैं, तो सभी के लिए क्या होता है, एडाप्ट होता है। तो इसी प्रकार से आप यहाँ पे सिस्टम को, आप यहाँ पे सॉफ्टवेयर को आप यहाँ पे मॉडिफाई करते हो। सो दिस इज द इन्वॉल्व मॉडिफाई द सॉफ्टवेयर सिस्टम टू द अडॉप्ट एंड इट टू द चेंज इन द इन्वायरमेंट। अब यहाँ देखिए दूसरा आपका होता है परफेक्टिव मेंटेनेंस। ये क्या होता है, यह जो है फंक्शन को, परफॉर्मेंस को और यहाँ पे रिलायबिलिटी को और यहाँ पे रिस्ट्रक्टिंग को यहाँ पे इम्प्रूव किया जाता है, इसका सॉफ्टवेयर सिस्टम का, ताकि आप यहाँ पे सिस्टम को जहाँ पे होता है उसकी जो क्वालिटी होती है उस क्वालिटी को आप यहाँ पे इंक्रीज या फिर इम्प्रूव कर सको। अब यहाँ देखिए तीसरा आपका होता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। ये क्या होता है, फ्यूचर में क्या प्रॉब्लम आ सकती है इसके बारे में आप यहाँ पे मेंटेन करते हो, और मेंटेन करने के बाद आप यहाँ पे जो होते हैं कस्टमर होते हैं आप उसको यहाँ पे डिलीवर करते हो। यहाँ देखिए दिस इन्वॉल्व टेकिंग मेजर टू दी प्रिवेंट फ्यूचर प्रॉब्लम। जो यहाँ होता है फ्यूचर प्रॉब्लम जो यहाँ पे आ सकती है उसको आप यहाँ क्या करते हो, प्रिवेंट करते हो। प्रिवेंट मतलब होता है सुरक्षा करना, ठीक। सच एट दी ऑप्टिमाइजेशन, इसका मतलब क्या होता है कि बड़े बड़े यहाँ पे इंस्ट्रक्शन होता है, बड़े बड़े इंस्ट्रक्शन को बड़े बड़े इंस्ट्रक्शन को स्मॉलेस्ट इंस्ट्रक्शन में आप यहाँ पे कन्वर्ट करना, वही आपका होता है ऑप्टिमाइज। तो उसी प्रकार से आपका जहाँ फ्यूचर प्रॉब्लम होता है, डिफेक्ट होता है, रिस्क होता है, उसको आप यहाँ पे मेजर करते हो, और मेजर करने के बाद आप यहाँ उसको प्रिवेंट करते हो। जो आपका होता है डॉक्यूमेंट होता है, आप उसको यहाँ पे अपडेट करते हो ताकि उसको यहाँ पे आसान तरीके से प्रिवेंट किया जा सके। और यहाँ देखिए सिस्टम को आप यहाँ प्रॉपर यहाँ पे रिव्यू करते हो, टेस्ट करते हो ताकि यहाँ कोई प्रॉब्लम ना आए। एंड इम्प्लीमेंटिंग, अब यहाँ देखिए एंड इम्प्लीमेंटिंग प्रिवेंटिव मेजर, जैसे कि आपका होता है बैकअप होता है, तो ये आपका हो गया टाइप ऑफ दी सेवरल सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस, यानी कि ये जो है टाइप है सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस के। तो जितना सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग यूनिट 5 में वो आज आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा, क्लास अच्छा लगा तो मेरे दोस्तों के पास मैक्सिमम शेयर कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही।